नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे वनडे कोचिंग के इस YouTube चैनल पर। आज कुछ हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं, जो रेगुलर एग्जामिनेशन में आए हैं पिछले वर्षों में, उनका डिस्कशन शुरू करेंगे। जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है वो जैसे चल रहा है वो चलता रहेगा। साथ ही साथ हम लोग कुछ MCQs जो PYQs वगैरह है वो सब हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे पूछा गया है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, हु इज द गार्जियन, गार्जियन कौन है, ये पूछा गया है। और अगर देखिए यहाँ पे, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, आप लोग जब साथ में थे उस वक्त देखा गया था, तो उस वक्त हम लोगों ने देखा था कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा उच्चतम न्यायालय है। क्योंकि जैसे जब हम लोगों ने देखा था मूल अधिकार, तो हम लोगों ने देखा था मूल अधिकार में कि अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो उसमें आप रेमेडी लेने, आप उपचार लेने कहां पे जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो ऐसे में उच्चतम न्यायालय यहाँ पे सही आंसर कि भारतीय संविधान का संरक्षक गार्जियन कौन है? उच्चतम न्यायालय। इसी तरीके से अगर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग जाते हैं तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था की बात हो रही है। और देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि व्यवस्था जो संघात्मक है वो इंडियन जो व्यवस्था है, भारतीय राज्य जो व्यवस्था है, उसमें राज्य भी है और केंद्र भी है। लेकिन इस तरीके का फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया है कि जिससे कि कभी भी समय आने पर वो एक संघात्मक व्यवस्था के रूप में कार्य करने लगेगा और संघ को यह अधिकार होगा कि वो राज्यों से संबंधित कानून पर भी वो कानून बना सकता है। तो अब देखिए, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव किस स्थिति में अधिक हो जाता है? किस स्थिति में पूछा है कि जब स्टेट सब्जेक्ट तो है, विषय तो राज्य का है, लेकिन जिसपे केंद्र अपना कानून बनाती है। तो ये हमेशा जो है आपातकाल की स्थिति, स्टेज में इमरजेंसी अगर कहीं पे डिक्लेयर हुई है, इमरजेंसी की अगर बात हो रही है, तो ऐसे इमरजेंसी के दौरान ये संघात्मक हो जाता है, संघात्मक व्यवस्था इसमें अधिक हो जाती है और एकात्मक हो जाता है। मतलब जो राज्य का है उसका कानून भी जो है वो केंद्र को अधिक शक्तियां मिलती हैं, जिसके अंतर्गत वो राज्यों से संबंधित विषय पर भी कानून बना सकता है। अब देखिए, इसी में नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है मौलिक अधिकारों से संबंधित। तो मौलिक अधिकार मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। उम्मीद है आप लोगों ने सारा स्ट्रक्चर मौलिक अधिकार से संबंधित तैयार भी कर लिया होगा। तो यहां पे प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो यहां पे आप देखिए, अभी पीछे भी हमने बताया कि एक जब इमरजेंसी की, आपातकाल जैसी स्थिति आती है तब ये सब चीजें अलग से होती हैं। यहां पर भी अनुच्छेद 359 की बात की गई है। उत्तर जो इसका सही उत्तर है 359, क्योंकि अगर आप देखिए 19 में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको स्वातंत्र से संबंधित अधिकार बताए थे। 32 में मैंने क्या बताया था? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आपके सांविधिक उपचार, जिसमें कि 5 रिट मैंने आपको बताई थी कि आप उच्चतम न्यायालय में रिट के थ्रू अपने अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। ठीक है, और यहां पर भी इमरजेंसी की बात नहीं, बट यहां पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो 359, क्योंकि इसमें कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है और वो दिया गया है अनुच्छेद 359 में, 359 में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब हमारे मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है नीति निदेशक तत्व, और मैंने आपको भाग तैयार करवाए थे, वहां से आप याद रखिए कि नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना, बाकी के लिए भी, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता है कहां से क्या चीज ली गई है। तो अगर देखिए, हम लोगों ने अपना जो पार्लियामेंट्री फीचर है वो ब्रिटेन से पूरा लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जितना है हमारा, हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। आयरलैंड से हमने नीति निदेशक तत्व लिए, नीति निदेशक तत्व हम लोगों ने आयरलैंड से लिए हुए हैं। और इसी तरीके से ज्यादातर, क्योंकि अमेरिका में देखिए अधिकारों की बात बहुत है, ज्यादातर अधिकारों का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अमेरिका से ही लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है कि नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो वो आयरलैंड का संविधान है जहां से हम लोगों ने नीति निदेशक तत्व लिए हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं
तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज्यसभा के बारे में, कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कारण क्या है। तो अब हम लोग, जैसे हम लोगों ने देखा है, जानते हम लोग हैं कि दो प्रकार के लोकसभा और राज्यसभा होती, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए, जो लोकसभा है उसका इलेक्शन, उसका जो चुनाव होता है हर 5 वर्ष पे होता है, हर 5 वर्ष पे चुनाव होता है और 5 वर्ष के बाद लोकसभा का गठन होता है। लेकिन जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट हाउस है, ये हमेशा रहता है और यहां पे ये हाउस कभी नहीं निलंबित होता है। ये जो है, इसके जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो राज्यसभा सदस्य होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में जो एमपी का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और जो राज्यसभा में है वो 6 वर्ष का होता है। तो 1/3 सांसद हर दूसरे वर्ष राज्यसभा के यहां से रिटायर होते जाते हैं और उनकी जगह नया चुनाव होता जाता है। लेकिन राज्यसभा हमेशा एक स्थायी सदन है। तो इसीलिए यह प्रश्न है, देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कारण क्या है। और इसका कारण यही है कि इसको कभी भंग किया नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने क्या आपको बताया, 1/3 सांसद हर 2 वर्ष पे रिटायर इसके होते जाते हैं, लेकिन जो बाकी 2/3 हैं वो तो बने रहते हैं। तो इस वजह से इसका सही उत्तर यही है, क्योंकि ये इसे भंग नहीं किया जा सकता। अब देखिए, इसके सदस्य आजीवन होते हैं, ये गलत आंसर है, क्योंकि सदस्य का कितना है, 6 वर्ष। 6 वर्ष मैंने आपको बताया। इसके चुनाव नहीं होते, तो चुनाव होता है राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं उनका विधानसभा से इलेक्शन, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा इलेक्शन होता है, वो लोग वोटिंग के द्वारा आते हैं और ये राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है, ये भी उचित नहीं है। तो यहां पे आप, इसका जो सही उत्तर है वो यही होगा कि इसे भंग नहीं किया जा सकता। अब देखिए, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम लोग इसी पे देखते हैं, तो देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार से चुना जाता है। तो यहां पे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की बात हो रही है। तो देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव, जो डायरेक्ट इलेक्शन है, उससे तो हमारे सभी सांसद चुन के आते हैं लोकसभा के, और वहां पे हम लोगों को, वो लोग जो चुनते हैं वो अपने प्रधानमंत्री को, तो वहां से प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष चुनाव से। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन होता है, यहां पे निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज इसी को बोलते हैं, एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन होता है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष चुनाव, ये निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, कौन कौन लोग हिस्सा देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल ऑल इलेक्टेड मेंबर्स, जो भी चुने गए मेंबर्स होंगे, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स। और ये इलेक्टेड मेंबर्स कहां कहां से, लोकसभा के, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और सारी विधानसभाओं के, विधानसभाओं के जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो इनके इस इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं और वही अपना वोट देते हैं, जिसके थ्रू चुनाव होता है राष्ट्रपति का। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का किस प्रकार चुनाव चुना जाता है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। जब भारत के संविधान का गठन हो रहा था तो उस वक्त बहस ये हुई थी कि क्यों ना, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का चुनाव होता है उसी के साथ में क्यों ना राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया जाए। अब देखिए, जैसे अमेरिका वगैरह में, वहां पे जो व्यवस्था है वो अलग है, वहां पे प्रेसिडेंट रूल है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो रूल है वो पार्लियामेंट्री रूल है। तो हमारा इस तरीके से सदन चलता है। यहाँ पे राष्ट्रपति जो है अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुन के आते हैं। और इसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम लोग आगे जब और डिटेल में राष्ट्रपति के चुनाव को देखेंगे तो उसको समझेंगे कि किस तरीके से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है और कैसे आगे वो लड़ा जाता है, कैसे इलेक्शन उसका होता है, कैसे वोटिंग होती है। अब देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उत्तर आपका 5, अभी पीछे हम लोग डिस्कस करके आए हैं, 5 वर्ष का होता है। और ध्यान दीजिएगा, यहीं पे अगर कोई आपसे पूछ ले कि राज्यसभा का कार्यकाल, अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, तो आपको क्या बोलना है कि राज्यसभा का कार्यकाल
राज्यसभा भंग नहीं होती है। केवल क्या होता है, 1/3 उसके जो सदस्य होते हैं वही हर 2 वर्ष पे ये रिटायर हो जाते हैं, इनकी जगह दूसरे चुन करके चले आते हैं। तो यहां पे ये भी एक इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए यहां पे कि भारत में जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये एक कमिटी बनी थी, स्वरण सिंह कमेटी, और ये जो डाला गया इसके लिए अलग से एक भाग क्रिएट किया गया। जब मैंने आपको भाग पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताया था 4A, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होती है भाग 4A में। इसी को मौलिक कर्तव्य कहे जाते हैं। और ये किसके द्वारा आया था? 42वें संशोधन के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट। और ये कब आया था? 1976। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जब 42nd अमेंडमेंट 1976 और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में आया था, वो लेकर के आई थी इस अमेंडमेंट को, और ऑलमोस्ट बहुत सारे अनुच्छेदों में इसके द्वारा बदलाव हुआ था। इसीलिए कभी कभी इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो यहां पे ध्यान रखिए। तो जब ये आया था तो 10 कुल थे पहले, 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे। लेकिन जब एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आया, शिक्षा का अधिकार, जब शिक्षा का अधिकार आया, और लास्ट मेरे वीडियोस देख लीजिएगा, राइट टू एजुकेशन मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 21A में राइट टू एजुकेशन बताया था। तो वहीं पर एक कर्तव्य डाला गया, जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये एजुकेशन का प्रावधान इसमें दिया गया, मुफ्त शिक्षा का। तो ये जो है उनके पेरेंट्स के ऊपर भी एक कर्तव्य डाला गया। वो ये डाला गया कि जो भी पेरेंट्स जिनके बच्चे 6 से 14 वर्ष के होंगे, उनका कर्तव्य होगा कि वो भेजें अपने बच्चों को स्कूल। तो यहां पे सही आंसर जो है 11 होगा। 10 शुरू में थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर बदल जाए, भारत में मौलिक कर्तव्य स्वरण सिंह कमेटी के थ्रू आए, तब उनकी संख्या कितनी थी और अब कितनी है? 2 अलग अलग प्रश्न है। तो अब जो है वो 11 है, लेकिन जब आई थी 1976 में, या इस तरीके से पूछ ले कि भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 1976 में कितनी थी, क्योंकि 1976 में आया था, तब आपको आंसर देना होगा 10। अदरवाइज अगर आज का पूछता है, जैसे सीधे पूछ लिया भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या, तो आपको आंसर देना है 11। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद आप देखिए यस कि ये बात कर रहा है, प्रश्न है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस सूची के आधार पर होता है। और ये देखिए एक सूची बनाई गई है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। इसी को कहा जाता है, ये आप अभी हम लोगों ने पार्ट डिस्कस किए हैं, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जो शेड्यूल्स हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोटल जो है 12 शेड्यूल्स, ठीक है। और इसी में जो है शेड्यूल 7 इसकी बात करता है, जो 7वां शेड्यूल है वो इसी की बात करता है कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची की बात। 7वीं अनुसूची में यह दिया गया है कि किन विषयों पर संघ कानून बना सकता है, किन विषयों पर राज्य बनाएगा, और समवर्ती सूची के अंतर्गत दोनों संघ और राज्य दोनों उस विषय पर कानून बना सकते हैं। जैसे पुलिस देखिए, पुलिस का केवल और केवल राज्य, लेकिन समवर्ती में अगर एजुकेशन की बात करी, शिक्षा की, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं और साथ ही साथ जो है केंद्र की भी यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। और अब देखिए एक और हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये प्रस्तावना से संबंधित है, उल्लिखित पंथ निरपेक्ष शब्द, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और मैंने आपको बताया कि केवल एक बार जो 42वां संविधान संशोधन था, ये इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और इसी में
एक ही बार आज तक केवल और केवल प्रस्तावना में चेंज किया गया है, प्रस्तावना में संशोधन किया गया है केवल एक बार, और 3 शब्दों को जोड़ा गया था। उसमें से एक शब्द पंथ निरपेक्ष भी था। उन 3 शब्दों में से एक शब्द पंथ निरपेक्ष था, जिसकी आजकल बहुत चर्चा चलती रहती है। और ध्यान देने की बात करिए, देखिए 2 संविधान के संशोधन सबसे बड़े थे, एक 42वां, एक 24वां, और बहुत ज्यादा इन मतलब बड़े अमाउंट पे, बड़े पैमाने पर पूरे संविधान में संशोधन किए गए थे इन्हीं दोनों के द्वारा। लेकिन यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन, और ये पूछा जाता है कभी कभी कि किस वर्ष आया, तो याद रखिएगा 1976। तो 42वां संविधान संशोधन, इसी के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द ये जोड़ा गया, जिसको सेक्युलरिज्म कहा जाता है। सेक्युलरिज्म यही पंथ निरपेक्ष है, ये जोड़ा गया। 2 और शब्द जोड़े गए। ये आप लोगों के लिए आज का था, जो आपको पीछे मैंने सारी वीडियोस थ्योरी की बनाई है, और भी मैं बनाता रहूंगा। तो वो भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। आज फिलहाल ये आपको ये सारे मैंने क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं। कोई भी आपको इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी चीज और आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।